नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे की, महाराष्ट्र में गठन से पहले ही मुश्किलों में घिरी फडणवीस सरकार की, देखेंगे किसान नेताओं के बड़े ऐलान को, दिल्ली कानून व्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्या है गृहमंत्री अमित शाह से प्रियंका गांधी की मुलाकात के सियासी मायने। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले निमंत्रण पत्र पर विवाद, शिवसेना ने शिंदे का नाम नहीं होने पर जताई आपत्ति। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का हुआ विस्तार, 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शेट्टी आप में हुए शामिल। मणिपुर हिंसा पर पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का बड़ा बयान, बोले जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र सरकार से की शांति की अपील। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची भगदड़, बेकाबू भीड़ में एक महिला की मौत, 2 घायल, थिएटर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सड़क से संसद तक अडानी और संभल हिंसा का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में संसद परिसर में अडानी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को संभल दौरे से रोके जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस जारी कर दिया है। संभल हिंसा और अडानी मामले की गूंज संसद में 8वें दिन भी सुनाई दी, जहां एक तरफ विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और खूब जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस के संभल दौरे पर भी विपक्षी सांसदों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोके जाने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसद शीतकालीन सत्र में इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 5 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में अडानी और संभल हिंसा पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। वहीं अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन, इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ी, मोदी और अडानी एक है, दो नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर भी संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। केसी वेणुगोपाल के साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पारित किया। अपने नोटिस में गोगोई ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोककर सरकार ने विपक्ष के सरकार को जिम्मेदार ठहराने के अधिकार की अवहेलना की है। ये गंभीर चिंता का विषय है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हाल के क्षेत्रीय तनाव की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए कल संभल जाने से रोका गया। इस यात्रा का उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना था। इतना ही नहीं, बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी को साइट पर जाने से मना करके सरकार ने लोगों की चिंता बढ़ाने के लिए विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को कमजोर किया है। बता दें, बुधवार को राहुल गांधी वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ संभल जाने के लिए निकले। हालांकि बीच रास्ते में ही गाजीपुर सीमा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर खूब बवाल भी देखने को मिला। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें जाने नहीं दे रही। विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा अधिकार है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार एक बार फिर से संभल हिंसा के मामले में बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के 11 दिन बाद आज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। यानी लंबी खींचतान के बाद अब महाराष्ट्र के सियासी संकट पर विराम लग चुका है, लेकिन एनडीए में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। शिंदे और अजित पवार के तेवर बीजेपी की मुश्किलें अभी तक भी बढ़ा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और कहां फंसा है पेच, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5 बजे आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के 15 सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन भले ही महाराष्ट्र में सीएम रेस को लेकर सियासी पेच सुलझ गया है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। पहले सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस था और अब गृह विभाग को लेकर महायुति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जहां इसे अपने पास रखना चाहती है, तो शिंदे अभी भी गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इन सब के बीच शपथ ग्रहण का समय आ गया, लेकिन सरकार गठन से पहले एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का।
एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी समझौता केवल सीएम पद को लेकर हुआ है। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आगे चर्चा की जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर बीजेपी आलाकमान की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई। सूत्रों की माने तो अजित पवार ने भी अपना वो दावा वापस नहीं लिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कहा है कि जितने मंत्री पद और मंत्रालय शिंदे के शिवसेना को मिलेंगे उतने ही एनसीपी को भी मिलने चाहिए। इसी के साथ अजित पवार शिंदे सरकार में जो उनके पास मंत्रालय थे उनकी भी डिमांड कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के विधायकों का उन पर दबाव है कि गृह विभाग किसी भी हालत में शिवसेना के पास रहे। विधायकों का तर्क है कि शिंदे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में डिप्टी सीएम पद के साथ गृह विभाग न मिलना उनके प्रभाव को एक बार कम करना है। इस बीच बुधवार को देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। 40 मिनट की चर्चा में फडणवीस ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी मांग पर पार्टी नेतृत्व से विचार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार गठन का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन फडणवीस के लिए सरकार चलाना मुश्किल होने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी संकट में तो वहीं किसानों के आंदोलन ने भी मोदी सरकार की नींदें उड़ा रखी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि नोएडा में योगी सरकार के आदेश पर 34 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पंजाब हरियाणा के किसानों ने पहले ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ऐसे में अब नोएडा के किसानों ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ जंग का अखाड़ा खोलने का फैसला कर लिया है। जहां यूपी के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए, लेकिन प्रशासन उन्हें आगे आने नहीं दे रहा। किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 0 पॉइंट से दलित प्रेरणा स्थल के नोएडा की तरफ निकले 34 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन करने का हवाला देते हुए पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, बुधवार देर रात पुलिस ने 0 पॉइंट पर धरना के लिए बैठे किसानों को भी हटा दिया। पुलिस की तरफ से ये एक्शन योगी सरकार के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बुधवार शाम को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक की। इस दौरान योगी सरकार ने कहा कि अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो संभल हो या ग्रेटर नोएडा। योगी सरकार के इस आदेश के बाद आनन फानन में पुलिस ने एक्शन लिया। ऐसे में योगी सरकार के इस एक्शन के बाद से किसानों में गुस्सा बढ़ गया है। साथ ही योगी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इस पर किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे किसानों का विरोध कैसे अराजकता फैला सकता है। भारतीय किसान यूनियन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। अब इस तरह की बैरिगेटिंग कभी देश के किसान के लिए नहीं की गई। ना कभी 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे, ना ड्रोन के जरिए कभी बमबारी हुई, ना बुलेट की गोलियां चली। ये पहली बार मोदी सरकार ने किया। जब पैदल जाने का निर्णय किया भी हम दिल्ली जाएंगे, तो पैदल जाने पर भी पाबंदी मढ़ी जा रही। इसका मतलब है देश के किसान को देश का वासी नहीं मानते। हमें किसी दुश्मन देश की तरह ट्रीट किया जा रहा है देश के किसान मजदूर को। बताते चले, यूपी के किसान स्थानीय भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों और मुआवजे से जुड़े कुछ अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच करने निकले थे। हालांकि अफसरों के आश्वासन के साथ ही उन्हें बीच में रोक दिया गया। किसानों ने 7 दिन का समय दिया और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन को शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल आने वाले किसानों को रोक दिया। इसके साथ ही 8 किसान नेता समेत 123 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को छुड़ाने के लिए महापंचायत बुलाई। इसमें शामिल होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने पंचायत से पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर 1 घंटे में राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा तो आंदोलन और बड़ा होगा। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने राकेश टिकैत को छोड़ दिया। हालांकि योगी सरकार के एक आदेश पर एक बार फिर से किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक के बाद एक मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमलावर है। इस बीच पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल रोज ही दिल्ली में हो रहे अपराध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में संकेत ये भी मिल रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कानून व्यवस्था को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद में लगी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है,
महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। बता दें, दिल्ली में बढ़ते अपराध को देखते हुए आम आदमी पार्टी बार बार ये सवाल उठा रही है कि क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। खासकर महिलाओं के लिए ये खौफनाक सिटी बन चुकी है। इसी के साथ बीजेपी को घेरते हुए दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी लगातार एलजी विनय सक्सेना को भी इसके लिए जवाबदेह ठहरा रही है। केजरीवाल समेत पार्टी के सभी प्रमुख नेता आक्रामक रणनीति अपनाए हुए। ऐसे में भयमुक्त प्रशासन देने का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था को भी लपेटे में ले रहे हैं, जिसे भाजपा मॉडल के रूप में पेश कर दिया है। दिल्ली में अपराध के मामले में पूरे तथ्यात्मक सबूत के साथ हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी मुद्दा गढ़ दिया था, जो आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी को संसद पहुंचे अभी तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी अलग राजनीति की एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें पेश कर दी है जिसने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। इस बीच प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों पर हो रही है। प्रियंका गांधी संसद में एंट्री करने के साथ ही राजनीति में भी खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो संसद में जोरदार एंट्री करना हो या फिर मजबूती के साथ अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े होना हो, प्रियंका गांधी ने अपनी मजबूत छवि को जनता के सामने इस तरह रख दिया है कि हर तरफ उनके सियासी सफर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच प्रियंका गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात वायनाड में आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आधिकारिक तौर पर रही, लेकिन सियासी हलकों में इस मुलाकात की तस्वीरों ने शोर मचाया हुआ है। बता दें, ये मुलाकात इस वजह से भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से केंद्र सरकार के किसी मंत्री या फिर किसी गृह मंत्री से मुलाकात कम ही की जाती है। ये मुलाकात करीबन 10 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात अच्छी रही। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी बतौर सांसद जहां कांग्रेस को मजबूती दे रही है, तो वहीं पार्टी को एकजुट करने की कमान भी संभाल रखी है। बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी संभल दौरे पर निकली। इन तस्वीरों ने कांग्रेस के एक अलग ही रुतबे को धार देने का काम किया। राहुल गांधी को रोके जाने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारा और एकता से डरती है, भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है, लेकिन ना तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा, ना ही सच्चाई की आवाज दबेगी। इसी के साथ प्रियंका गांधी अडानी मुद्दे पर संसद में हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा भी रही। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा में प्रियंका गांधी न सिर्फ सीधे पीएम मोदी को टक्कर देंगी बल्कि विपक्ष को भी मजबूत करने की कवायद करेगी। बता दें, प्रियंका गांधी ने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक में अहम रोल अदा किया है। इस तरह बतौर गांधी परिवार की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने मजबूत राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है, जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों पर की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।